एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया अपना नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने मुख्य प्रस्तावक। एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक किया पारित। विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाएगा लगाम। ऑनलाइन गेमिंग के बनेंगे नियामक। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक किए पेश। भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने का है प्रावधान। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीषा केस में सीबीआई जांच की मांग की स्वीकार। कहा, मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी, परिवारों को मिलेगा न्याय। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य प्रस्तावक के रूप में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग अधिकारी पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज सौंपे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता उपस्थित रहे। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष साझे उम्मीदवार व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा, जो कल अपना नामांकन करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और इसी दिन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। एनडीए के पास दोनों सदनों में बहुमत है। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक को आज ध्वनि मत से पारित कर दिया है। यह विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, ई कोर्ट, शैक्षणिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में ऑनलाइन गेम के खतरे सामने आए हैं, जिससे लोगों को जान माल तक का नुकसान हुआ है। इनसे निपटने के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ है। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, आपको यह निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंड प्रश्न ये जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू काफी नाराज दिखे। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है, जिससे समय का दुरुपयोग हो रहा है। भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जाकर के आप देखिए कितना खराब लगता है। आपका ये हरकतें दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी
देश में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा को बैन करने के लिए केंद्र सरकार ने बिल पास किया है, जिससे देश के हर वर्ग के लोगों को लालच में बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा और मामला सामने आने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार के फैसले को लोगों ने जनता के हित में लिया एक कदम बताया है। वहीं फरीदाबाद कोर्ट के बुद्धिजीवी वकीलों और समाज सेवियों ने इसे सरकार का एक सकारात्मक एक्शन बताते हुए कहा कि इससे युवा पीढ़ी और हर वर्ग के लोग बर्बाद होने से बच सकेंगे। जो केंद्र की सरकार के द्वारा ऑनलाइन एक तरह से सट्टा जो खेलते थे युवा बच्चे, उनको जो पूर्ण रूप से बंद किया, उसका मैं स्वागत करता हूं और केंद्र की सरकार का मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। एक वकील के नाते युवा पीढ़ी के पक्ष में ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी आगे से बिल्कुल सुधार पर आएगी और युवा पीढ़ी बजाय सट्टा की ओर रोजगार की तरफ उनका ध्यान होगा और रोजगार में बढ़िया तरक्की करेंगे और बढ़ेंगे। केंद्र की सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है, जिसके अंदर हमारे जो युवा वर्ग था जो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, जिसे कहते हैं केंद्र की सरकार ने उन्हें ठोकने का काम किया और ऐसा बिल लेके आए, उसे पूरा विशुद्ध रूप से बंद करने का काम किया। हम इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का काम जो आपने किया है, वो लाखों युवा जो थे उनको गलत रास्ते पर लेके जाने का जो तरीका हो रहा था वो बिल्कुल बहुत सही हुआ और इस प्रकार की ऑनलाइन के गेम को देश विदेश से चलाई जाने वाली ऑनलाइन बैटिंग गेम्स के विरुद्ध सरकार की ओर से बिल लाने का आम लोगों ने समर्थन किया है। इन गेम से जुड़कर कई युवा और अन्य लोग प्रलोभन में अपना भारी नुकसान करा लेते हैं। इन ऑनलाइन मनी गेम्स के झांसे में आकर रुपए कमाने के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस विकट समस्या का निवारण करने के लिए ऑनलाइन बैटिंग गेम्स पर प्रतिबंध लगाना एक जनहित का फैसला है। कैथल के नागरिकों ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसानों से बचाव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित में ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता और युवा वर्ग को इस प्रकार की ऑनलाइन गेम्स से बचाने में ये फैसला उपयोगी साबित होगा। पैसे की लालसा थी कि आज हम इतने लगाएंगे, हमारे इतने हो जाएंगे, उस चक्कर में लोग डूब रहे थे सर। छोटे बड़े सब बहुत लोगों को ये लालसा पड़ गई थी। तो ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। एंड ऑफ द टॉक में यही कहूंगा कि हम इसकी तहे दिल से स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का। ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि आजकल के युवा मनी गेम के अंदर फंसते जा रहे हैं और वो इसमें फंसकर अपना बहुत मोटा नुकसान कर लेते हैं और बाद में वह बर्बादी की कगार पे आ जाते हैं। सरकार की ये बहुत अच्छी सोच है, इनका हम धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर पैसा कमाने के चक्कर में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो 20 साल से 30 साल के बच्चे हैं, जो कि जिनकी काम करने की उम्र है, लेकिन गेमिंग एक फ्रॉड है। आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम जितवा देते हैं, लेकिन जब ये लत लग जाती है तो ये एंड जाके कई केसेस में देखा गया है कि ये एंड उस बच्चे की या उस खेलने वाले की जिंदगी पे जाके खत्म होता है। ये युवा पीढ़ी का सर्वनाश करने वाली गेम्स थी, जिसका सरकार ने एक विधेयक बना के और इसको बैन कर दिया गया है। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस बीच ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को लेकर सिरसा निवासी भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे जो युवा भटक रहे थे वह सही दिशा में आएंगे। उन्होंने बताया कि कई युवा तो इसमें फंसकर अपने माता पिता के जीवन भर की कमाई भी दांव पर लगा देते हैं और फंस जाते हैं। ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਨੱਪਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਆਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ये सरकार ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है और अच्छा कार्य किया है। इससे जो बच्चे जिनको कई बार पता नहीं होता था, ऑनलाइन पेमेंट अपने माता पिता के अकाउंट से कर देते थे या चोरी से कर देते थे, जिससे कई घर बर्बाद हो चुके, कईयों ने सुसाइड कर लिया। इससे जो समाज के अंदर अच्छा संदेश जाएगा और जो ये बुराई है वो ख़त्म होगी। इसके लिए हम सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। ऑनलाइन गेम पर जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसके लिए सरकार का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं। और ये प्रतिबंध लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस समय में, क्योंकि लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था इससे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। ये विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। इस दौरान विपक्ष में सदन में जमकर हंगामा किया और इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के सांसदों ने सदन की गरिमा के उलट कागज फाड़कर भी उछाले। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई मुख्यमंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उसे 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा। ऐसा न करने पर वह अगले दिन से पद पर नहीं रहेगा। इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं। ये विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन प्रस्तावित करता है। नई धारा 5A के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं मिलती तो मंत्री स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। हिरासत से रिहा होने पर उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जिससे भविष्योन्मुखी नियुक्तियों का रास्ता खुला रहेगा। ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है ताकि सुशासन और जनता का विश्वास बना रहे। ये विधेयक विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सांसदों की एक संयुक्त समिति को भेजा जाएगा, जो संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। इन विधेयकों का लक्ष्य गंभीर अपराधों में लिप्त नेताओं के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता का संवैधानिक विश्वास बनाए रखना है। संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। भाजपा ने इस हमले की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला एवं कायराना बताया। उन्होंने मामले की जांच की मांग की। आज सीएम कार्यालय में हुए हमले के दौरान आरोपी ने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे उन्हें सिर पर हल्की चोट आई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने हमले से पहले सीएम के घर की रेकी भी की थी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को कायराना हरकत बताया। हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमला उनका जज्बा नहीं तोड़ पाएगा। वह जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और लोगों के बीच में जाकर काम करती हैं। सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच होगी। ऐसे हमलों से रेखा गुप्ता डरने वाली नहीं है और वह दिल्ली के हित में लगातार काम करती रहेंगी। बहुत ही कायरतापूर्ण और शर्मसार करने वाला हमला आज हुआ है हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी फौलादी जज्बे की धनी हैं और जिस तरह उन्होंने अथक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की प्रगति के लिए, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अटैक उनके कार्य में अवरोध नहीं डालेगा। इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं भी।
भिवानी की अध्यापिका मनीषा की मृत्यु से जुड़े मामले की जांच अब सीबीआई कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मांग स्वीकार कर ली है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मनीषा केस की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मनीषा और उनके परिवार को पूरा न्याय दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। परिवार की मांग पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है ताकि परिवार को पूरा न्याय मिल सके। उधर आज भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। पुलिस ने मनीषा का शव आज पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली ले जाया गया। इससे पहले धरने पर बैठे कमेटी सदस्यों व ग्रामीणों के बीच संवाद की कमी दिखाई दी। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि उन्हें पुलिस व प्रदेश के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है और एम्स से पोस्टमार्टम करवाया जाए। इस संबंध में प्रशासन व कमेटी के सदस्यों के बीच बीती रात्रि सहमति बनने के बाद आज सुबह फिर से धरना दे दिया गया तथा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उम्मीद है कि इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो सरकार से मांगे थी ना सीबीआई जांच करवाने की, वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी, वो मांग ली गई है। ठीक है, और अगर ये मांगे हमारी सरकार हमें प्रूफ करके दे देगी तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ना धरने के ऊपर, मैं इनका हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार करूँगा। हमारी मुख्य मांग थी दो जी, एक तो सीबीआई जांच हो और एक जो रीमेडिकल हो, एमएस से, दिल्ली एमएस से रीमेडिकल करवाए। ये सरकार हमारी दोनों मांग मान लेगी तब हम दाह संस्कार कर देंगे। आज कमेटी ने एक निर्णय लिया था कि भाई इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच जो है होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये मर्डर था और इसकी दूध का दूध और पानी के पानी करवाने के लिए कमेटी ने मांग रखी सरकार से कि सीबीआई की जांच हो। तो सरकार ने इस बात की सहमति दे दी कि भाई सीबीआई की जांच करवाई जाएगी। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि सरकार इस मामले में न्याय और परिवार की संतुष्टि के लिए कदम उठा रही है। परिवार की पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग को मान लिया गया है, लेकिन इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वे खुद पूरी जांच प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और परिजनों के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। संतुष्टि होनी चाहिए। आखिर हरियाणा की एक बेटी गई है, वो भी एम्स भेज दिया गया, आज सुबह से एम्स भेज दिया गया है। फिर कहा गया जी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने रात को हाँ कह दी। मतलब मैं समझती हूँ कि हमारी इस बेटी की दुर्गति नहीं बननी चाहिए, इसके खिलाफ राजनीति नहीं बननी चाहिए। एक बेटी गई है, बेटी के सम्मान में, बेटी के आदर में, बेटी के लिए संघर्ष जो हो रहा है वो होना चाहिए, इधर उधर की नहीं। मैं स्वयं 4 दिन से पुलिस के संपर्क में हूँ, बराबर जो पहले एसपी थे उनसे भी, दोबारा एसपी जो चेंज किए गए उनके साथ भी दिन में 2-2, 3-3 बार कि क्या रिपोर्ट है, बराबर मुझे मिलती रही। आज मैंने यहाँ पे विजिट किया कि मैं परिवार की महिलाओं से मिलूंगी। मुख्यमंत्री ने पलवल के कपिल बैंसला को कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें फोन कर अपनी बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा की बेटी और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर 10 मीटर एयर पिस्टल और टीम इवेंट में क्रमशः 2 कांस्य पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर एक्स पर पोस्ट कर उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। यह देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा है। कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पलवल के कपिल बैंसला ने देश की झोली में गोल्ड मेडल डालने का काम किया है। कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल कर ये उपलब्धि अपने नाम की। कपिल बैंसला को गोल्ड मेडल मिलने पर पलवल के गांव मुनीरगढ़ी में खुशी का माहौल बना हुआ है। कपिल बैंसला के पिता सुभाष ने बताया कि कपिल ने अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि कपिल बचपन से ही खेलों का शौकीन था। पढ़ाई के साथ साथ कपिल ने खेलों में
में भाग लिया और पिछले कई वर्षों से शूटिंग की तैयारी कर रहा था। कपिल ने स्टेट, नेशनल खेलों में भाग लिया और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाने का कार्य किया है। कपिल बैंसला का ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए चयन किया जा चुका है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बेटा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन करेगा। एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी हो क्या सकती है, और उसने हमारा और हमारे इलाके का क्या हमारे देश की भी जो है इज्जत वहां जाके रखी है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है और पूरा गांव में खुशी का माहौल है। और सीएम साहब ने जो बधाई दी है उसके हम बार बार, मेरे पूरी समाज उसका बार बार जो है तहे दिल से धन्यवाद करते। आगे उम्मीद है कि हम उसे ओलंपिक तक लड़ाएंगे और करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे ओलंपिक में मेडल लाने। देश का नाम किया और हमारा भी रोशन नाम किया, मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ। ऐसे बेटे घर गए, माहौल बहुत खुश हो रहा है। जो भी सुन रहा है वही खुशी मना रहा है। बड़े बड़े सीएम सब खुशी मना रहे जी। उसके पापा ने भी करा उसके साथ मेहनत, उसके कोच ने भी करा और उसने बहुत अच्छी मेहनत करी। ऐसे बच्चे घर गए लोग। 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ने जा 8 साल को, जब भी खेलने को लगा पहले वहाँ दिन रात साथ दिया हो। जब और बिना तो जंगल में अप्रैल में जेठ के महीनों में जंगल में खेला। हम तो ये है और भी बढ़े कितने के कहीं से पैसा लगा, हम पैसा लगाएंगे। हमारा ये सपना देश का नाम करता रहो, हम पढ़ाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। सोनीपत के मुरथल में कबड्डी चैंपियंस लीग की आधिकारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल पंवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कबड्डी चैंपियंस लीग हरियाणा का उद्घाटन संस्करण आगामी दिसंबर में राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत में होने जा रहा है, जिससे पूरे हरियाणा से 8 टीमें भाग लेंगी और 31 मैच खेले जाएंगे। 16 दिनों तक चलने वाली इस लीग में प्रत्येक टीम 7 मैच खेलेगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता बलवान सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में स्टार खिलाड़ी राजेश नरवाल और मोहित छिल्लर ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि ये एक ऐसी पहल है जो हरियाणा की चिरस्थायी खेल विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कबड्डी केवल एक खेल नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति भी है। यह लीग युवा एथलीटों को अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने और कौशल निखारने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। ऐसे प्रयास उन्हें नशीले पदार्थों के प्रभावों से दूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये लीग नशा मुक्त हरियाणा अभियान के साथ भी निकटता से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज मैं केसीएल ग्रुप को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने कबड्डी को प्रमोट करने के लिए और हरियाणा प्रदेश में नायब सैनिक सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश नशा मुक्त हो, युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए उन्होंने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन हरियाणा की ओर से विश्वास दिलाते हैं। हम केसीएल ग्रुप को पूरा प्रमोट करने के लिए हमारा पूरा आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से आज प्रो कबड्डी चलती है, तो उसमें कह सकता हूं कि 70% सभी ग्रुपों में अलग अलग हरियाणा प्रदेश के बच्चे जाते हैं। तो हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने नेशियार तक हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं कि लड़कियों का भी प्रो कबड्डी की शुरुआत हो। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटियां भी प्रो कबड्डी शुरुआत हो, जिसमें देश भर में आज राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उपयोग को प्रोत्साहित करना है। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर जानकारी देते हुए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की निदेशक डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि राज्य में बिजली की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 34% है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के चलते खेती में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप पर 75% सब्सिडी दी जा रही है। पिछले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 1,62,000 से अधिक सौर पंप लगाए गए। सोलर मॉडल विलेज एक कॉम्पिटिटिव स्कीम है जिसमें कि हर जिले में कंपटीशन कराया जा रहा है। हर गांव को 6 महीने का समय दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा को अपनाएं। फिर सभी गांवों के कंपटीशन में ऐसे गांव
छांटे जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अक्षय ऊर्जा से चल रहे हैं। फिर उन गाँव में से 5 गाँव में से फर्दर कंपटीशन कराया जाता है और जिस गांव में सबसे ज़्यादा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस गांव को चयन किया जाता है, उसे मॉडल सोलर विलेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को विकल्प के तौर पर बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रदेश में सरकार और एनजीओ के माध्यम से संचालित सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों में ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए 50% की वित्तीय सहायता के साथ सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने के साथ ही राज्य में 430 मेगावाट क्षमता के जमीन आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। सरकार पराली जलाने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, जींद जिले में लगभग 50 मेगावाट के पराली आधारित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष लगभग 5,12,000 मीट्रिक टन पराली की खपत होती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाएं और प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने में अपना सहयोग दें। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन की पराली को जलाकर और उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा राज्य में 2100 मेगावाट सोलर पावर जो है वो इंस्टॉल्ड है। उसी के साथ 73 मेगावाट हाइड्रो पावर्स और 300 मेगावाट की बायो पावर जो कि बायोगैस के माध्यम से कोजनरेशन प्लांट के माध्यम से जनरेट की जाती है। तो कुल मिलाकर 2500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हरियाणा में स्थापित हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सड़क पर उतरकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस सड़क पर लगातार संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही है। इस दौरान गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वाले सहित बिना नंबर प्लेट वालों वाहनों पर कार्रवाई होगी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि प्राप्त आदेशों के तहत क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग, ब्लैक फिल्म और वाहनों पर स्टंट करने वाले तथा शक के दायरे में आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस विशेष अभियान में पुलिस का सहयोग करें। जिस भी प्रकार से कोई गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज या अन्यथा इस तरीके के कोई लोग जो ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं और उसके तहत हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पूरी क्राइम ब्रांचेस, हमारे पुलिस स्टेशन की टीम्स और ट्रैफिक टीम्स की मदद से हम पूरे फरीदाबाद में जगह जगह पर पूरी संगीन तरीके से गहनता से सभी क्राइम ब्रांचों को इन्वॉल्व करके जो हमारे इस तरीके की घटनाक्रम की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए हम अभियान चला रखा है। चेकिंग अभियान चल रहा है। उसी संबंध में जो 2 व्हीलर्स के ऊपर जो ट्रिपल राइडिंग है या फिर डबल जो पिलन राइडिंग है, विदाउट नंबर प्लेट की जो व्हीकल्स चल रहे हैं, ब्लैक फिल्मिंग के साथ काफ़ी ऐसे व्हीकल्स हैं जो स्टंटिंग करते हैं या इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं, जो शक के दायरे में आते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक मुहिम छेड़ रखी है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।